hello students, this is lecture number 4 chapter acids, bases and salts class 10th। तो बच्चों अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सब हमारा था एनसीईआरटी का आधा पोर्शन, ठीक है। वो सब तो कवर हो गया, एसिड बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनके कुछ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब जो हमको पढ़ना है वो है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारे जनरल लाइफ में भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और वो सब कंपाउंड्स या तो सॉल्ट्स है, या तो हाइड्रस सॉल्ट्स है, या फिर बेसिस है, ठीक है। हमको उन सब के पढ़ने हैं प्रिपरेशन और उनके यूजेस, ठीक है। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स है हमारे, टोटल 6 मेजर कंपाउंड्स, और उन 6 मेजर कंपाउंड्स में 2 और है माइनर कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमको कौन से 6 पढ़ने हैं, जिसका फोटो हम आपको पहले दिए थे, आपसे कहे थे कि आपको याद करना है, ठीक है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सॉल्ट व्हिच इज NaCl, caustic soda NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, और इसमें एक और इसका छोटा सा माइनर कंपाउंड है, दैट इज बेकिंग पाउडर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टार्टारिक एसिड एंड NaHCO3, ठीक है। और उसके बाद है वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O, पहले भी आ चुका है ऐसा कंपाउंड। और ये वाला कंपाउंड आपको याद होगा, हम बोले थे जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ रहे थे हम लोग, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब ये कंपाउंड आएगा। सो यहाँ पर भी है वही चीज बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में, ठीक है। और लास्ट हमको पढ़ना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला पहले भी दिया हुआ है, दैट इज CaSO4.12H2O, और उसी में एक और माइनर कंपाउंड दैट इज जिप्सम, जिससे कि पीओपी तैयार होता है, और पीओपी वापस से बन सकता है आपका जिप्सम। इसके कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे कि इसको वेट सॉल्ट भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये कंपाउंड वेट होता है, यानी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। तो ये सारी चीजें हमको टोटल पढ़नी है। अब इसको भी पढ़ने का पैटर्न बस बहुत सिंपल है, आपको 2 ही चीजें पढ़नी है इसमें। पहला कि प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है, उसमें भी मैक्सिमम का प्रिपरेशन बस केमिकल रिएक्शन से ही है, ठीक है। और किसी किसी का केमिकल रिएक्शन के अलावा कॉमन मेथड से भी उनको प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज इवेपोरेशन हो, चाहे फिर इंप्योरिटीज को रिफाइन करके गेन करना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंपाउंड दैट इज कॉमन सॉल्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बच्चों टोटल इसमें 3 मेथड्स होते हैं। किसके प्रिपरेशन के? तो NaCl के प्रिपरेशन के, और इसका कॉमन नेम होता है कॉमन सॉल्ट, और आप इसको टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज दैट इज आल्सो NaCl। जो घर में व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आपको दिखते होंगे नमक वाले, ये वही सॉल्ट है, कोई अलग सॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करने का पहला तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज नॉट अ केमिकल मेथड, इट इज अ फिजिकल मेथड, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल चेंज से गेन किया जाता है। तो इसको आप गेन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। और ये सबसे पहला मेथड था, ठीक है, आप सभी को याद होगा, जब गांधी जी के टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय सी वाटर, ठीक है। नमक होता है ना समुद्र के पानी में, वहां से। अब देखिए सेकंड मेथड जो है उसमें आपको सीखना है, दैट इज रॉक सॉल्ट में से कैसे निकाला जाता है NaCl को। तो पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सारे प्रोसेस को हम नहीं देखेंगे, हमको बस इतना जानना है कि रॉक सॉल्ट होता क्या है, प्रेजेंट कहाँ होता है, और उसको रिफाइन किया कैसे जाएगा, ठीक है। पूरा मेथड तो नहीं, बट थोड़ा सा जरूर जानना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले रॉक सॉल्ट जो होता है, ये अंडरग्राउंड डिपॉजिटेड मिनरल आप इसको कह सकते हैं, इट इज अ अंडरग्राउंड, साथ में लिखते रहना आप, डिपॉजिटेड ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ठीक है। और इसमें ढेर सारी होती हैं इंप्योरिटीज, आपको बोले थे ना इंप्योरिटीज को हटाकर भी बनाया जाता है। सो दिस इज द वन ऑफ देम, जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, जिस वजह से उसका कलर आपका ब्राउन हो जा रहा है, और वो क्रिस्टलाइन है, क्योंकि तभी तो उसको रॉक कहा जाता है, यानी कि पत्थर एक तरह से। तो बच्चों देखिए अंडरग्राउंड जो है ना हमारे अर्थ के नीचे में, जैसे हमारे मेटल्स और इंपॉर्टेंट मिनरल्स को माइन करके निकाला जाता है, सो वैसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसी में से एक है रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट आपका होता है क्या है? तो सबसे पहले ये आपका एक ब्राउन कलर का क्रिस्टल है, जिसमें ढेर सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और वही इंप्योरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ दैट सॉल्ट, ठीक है। तो आप जब इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे, अब इसका प्रोसेस हमारे सिलेबस में नहीं है, विच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड आल्सो,
ठीक है। तो आप इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे तो आपका ब्राउन क्रिस्टलाइन जो रॉक सॉल्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट कलर के NaCl में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। और लास्ट मेथड है बच्चों जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। आपने पहले भी पढ़ा है ये वाला NaCl का प्रिपरेशन, पहले हम आपको एक एग्जांपल दिए थे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बोले थे आप याद करते हुए चलना, मेरे सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसका इंपॉर्टेंस बच्चों यहां पर है, जब आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NaCl और H2O, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्लीज नोट डाउन, ठीक है। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ना, हमको कैसे पता चला है कि केमिकल रिएक्शन इन दोनों को ही करवाने से NaCl बनेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉमन बेस आपका होता है NaOH, और दूसरा कॉमन एसिड और स्ट्रॉन्ग, हमको नहीं लगता किसी ने नहीं सुना होगा, दो ही एसिड आपने या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 एसिड सुने होंगे बचपन से, पहला H2SO4, फिर HCl और एक HNO3, ठीक है, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब एक्वा में नहीं जाएंगे, इतना ही काफी है, ये 3 तो पक्का आपने सुना होगा। तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं इन दोनों कंपाउंड से, बिकॉज एक के पास सोडियम है, दूसरे के पास क्लोरीन है, और हमको चाहिए ही था सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो ये आपका होता है केमिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaCl सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद अब हमको देखना है इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसा आपको शुरू में ही बोले थे, बस 2 ही चीज तो पढ़ना है, पहला प्रिपरेशन और दूसरा यूजेस, ठीक है। अब देखिए यूजेस में क्या होगा, तो ये भी यूजेस बहुत ही कॉमन है, सबसे सिंपल यूजेस NaCl का ही है बाकी सारे कंपाउंड्स में, और अगर आप POP को हटा दे तो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है उसका यूजेस, तो ये वाला के यूजेस बहुत सिंपल है, ठीक है। पहला तो है कि आप इसको यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब आई थिंक सबको पता ही होगा, अभी तक नहीं पता है कोई बात नहीं, बता रहे हैं। इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, इन पिकल्स, अचार सभी को तो पता होगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे तेल डालते हैं ना हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह, उसको प्रिजर्व करते रहने के लिए, ठीक है, वो खराब ना हो जाए, ठीक है, उसके साथ कोरोजन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसी तरह से NaCl भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पिकल्स को प्रिजर्व करने में, ठीक है। और इसी के साथ ये सब आप फूड में भी यूज कर सकते हैं, सिमिलरली एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे आपके घर में अगर खाना बनता होगा तो आप पूछना कि जब मीट और फिश बनता है तो उसमें NaCl को बहुत संभाल करके यूज करना होता है, पहले ही नमक नहीं डालते हो तो उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में डालते हैं, बिकॉज वो भी केमिकली रिएक्ट करता है, वो हमारे फूड पे इफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आप टमाटर खाना बना रहे हैं, टमाटर में अगर आप पहले ही डाल देते हैं नमक, ठीक है, तो फिर टमाटर पानी छोड़ देता है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ NaCl, ठीक है, सिंपल। तो उसी तरह से आप इसको खाने में और पिकल्स में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई बचपन की चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ का इंपॉर्टेंट क्या है, एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक्चुअली हम NaCl पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये NaCl ना कई सारे अलग अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का बेस है, ठीक है, इसी से अदर कंपाउंड्स बनेंगे बहुत सारे। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी अभी आपने सुना, तो इसको आप यूज कर सकते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज किया जाता है। तो ये होता है आपका NaOH, which is what? Obviously caustic soda, and this is your baking soda, this is your washing soda। तो इन सभी को यूज करने में भी आप यूज करते हैं NaCl का, और इसके केमिकल रिएक्शंस और यूजेस को हम लोग तब पढ़ेंगे जब इन सभी को इंडिविजुअली पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका ऑल अबाउट सेकेंड कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड दैट इज कॉमन सॉल्ट, और अब सेकेंड कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा विच इज NaOH। तो आइए इसके फटाक से प्रिपरेशन को देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो देखिए बच्चों, प्रिपरेशन में आपका सिर्फ एक ही स्टेप आपको सीखना है, मतलब एक ही मेथड सीखना है, विच इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए क्या है, और इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है विच इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, और क्यों दिया जाता है वो हम लास्ट में समझेंगे इसी सेक्शन के, ठीक है। तो प्रिपरेशन में हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। अब दूसरा प्रिपेयर हो रहा है तो कोई एक एलिमेंट चाहिए होगा प्रिपेयर करने के लिए, विच विल एक्ट एज रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्टेंट कौन होगा वो हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है, विच इज NaCl, ठीक है। उसका यूज होता है सारे उन कंपाउंड्स को बनाने में जिसमें कि Na है, ठीक है, विच इज सोडियम, जिसमें भी होगा जिस भी कंपाउंड में वहां पर NaCl का यूज होगा।
तो देखिए बच्चों यहां भी आप उसी तरह से NaCl को यूज करते हैं और आप उसको डालते हैं पानी में, तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ NaOH प्लस Cl2 एंड H2। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए बच्चों ये बहुत सिंपल नहीं होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो ये इतना सिंपल, इतनी आसानी से नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग को एक्वस सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना होता है, इसको लेना होता है एक्वस फॉर्म में। मतलब पानी में जाने के बाद एक्वस नहीं बनेगा, आप इसको ऑलरेडी एक्वस लेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों NaCl को किस तरह से एक्वस लेना है कि NaCl आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। किसका हम लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, NaOH के प्रोसेस, NaOH के प्रिपरेशन के बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का। ठीक है, और उसका हम स्पेशल नेम देते हैं विच इज ब्राइन। ठीक है, याद रहेगा ये चीज कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। आपको ब्राइन को लेना है। ठीक है, ब्राइन को डालना है H2O में, फिर आपका बनेगा NaOH Cl2 एंड H2। ठीक है, अब ब्राइन कैसा होगा? तो ब्राइन बच्चों आपने देखा होगा ना, कभी कभी नमक में थोड़ा सा पानी लग जाए, थोड़ी नमी आ जाए, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा एमोर्फस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जेली टाइप का होने लगता है। जेली तो नहीं कहेंगे बट बहुत ही ज्यादा, मतलब ना सॉलिड लगता है ना लिक्विड लगता है। ठीक है, आप आई थिंक इमेजिन कर पा रहे हैं, जैम की तरह हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मोल्टन जब दिखने लगे आपका NaCl पानी की वजह से, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सॉल्ट, नहीं ब्राइन। ठीक है, अब आपका जो ब्राइन है वो H2O में जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, तो उसको करने का भी एक मेथड है जो कि NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो आप हमेशा, आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक बैटरी, या फिर आपका ये एक हाई वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है। सपोज दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ये तो इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वाले से आपको क्या करना है? एक कंटेनर बना देना है। ठीक है, NCERT में फोटो है, वहां से देखना फॉर मोर। और एक आपको नेगेटिव वाला लेना है टर्मिनल, वहां से भी एक आपको क्या करना है? कंटेनर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और इस पूरे के पूरे पाइप से जो फ्लो करेगी वो होगा हमारा ब्राइन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? दो कंटेनर है, दो टर्मिनल्स है। ठीक है, यहां से ब्राइन फ्लो करेगा और एक और कंटेनर यहां पे लगा होगा, दैट इज योर थर्ड कंटेनर। ठीक है, जो कि जिसपे की कोई चार्ज नहीं होगा। एक होगा आपका नेगेटिव वाला, ठीक है, जिससे कि नेगेटिव टर्मिनल लगा है जिस कंटेनर में। इस कंटेनर में आपका लगा होगा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल वाले का नाम हम लोग देते हैं कैथोड। ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे हम लोग नाम देते हैं एनोड। ठीक है, और कलेक्टिवली इन दोनों को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होते हैं ना इनके पोल्स, ठीक है, टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स को नाम दिया जाएगा which is your electrode। और उसमें भी स्पेशल नेम फॉर नेगेटिव टर्मिनल इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज योर कैथोड एंड पॉजिटिव वन इज योर एनोड। इतना याद रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, फिर से इतना ही अभी के लिए जानना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका कैथोड है ना, कैथोड वाला नेगेटिव वाला क्या करता है? इस पूरे कंपाउंड्स में से जो नेगेटिव प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, नेगेटिव वैलेंसी, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो NaOH में भी नेगेटिव कंपाउंड OH तो है, बट OH का कोई लिक्विड स्टेट में, OH का कोई गैसियस स्टेट में स्टेबल कंपाउंड होता नहीं है। OH किसी के साथ जुड़ता है हमेशा। तो कुल मिला के NaOH तो आपका न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। बट क्लोरीन बना कैसे था? तो क्लोरीन दो आयंस के जुड़ने से बना था, विच इज Cl-Cl-। ठीक है, तो और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? तो एलिमेंट्स टूट के ब्रेक होते हैं। तो जब ब्रेक हुआ होगा तो Cl एंड Cl जुड़ करके कैथोड में आ गया होगा Cl2 बनके। ठीक है, जब ये नॉट कैथोड, वो एनोड में आ गया होगा Cl-Cl- और जुड़ के बना होगा दैट इज योर Cl2। तो Cl- आया क्यों एनोड में? बिकॉज Cl- पे नेगेटिव चार्ज है एंड दिस इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज नोन एज एनोड। तो यहां पर Cl2 गैस क्या होगा? जमा हो जाएगा। तो पहला चीज की एनोड में मिलता है Cl- गैस, और दूसरा कैथोड जो कि नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले को लेना चाहेगा, तो हाइड्रोजन कैसे बना होगा? तो H+ और H+ आयन से बना होगा। ठीक है, तो यहां पर H+ वाले जो होंगे वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, तो इधर पे आपका जमा हो जाएगा H+H+ जुड़ के बना लेगा H2 गैस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अभी तक? बहुत ही सिंपल है ना? ठीक है, जहां तक बात है कि H2 पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, आप H+ क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे H+ बनना चाहिए था, H2 नहीं।
तो सही है बच्चों। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस होते वक्त तो एलिमेंट्स टूटते हैं ना, ठीक है, तो उस समय वो H+ में टूटा कभी तो होगा, तभी तो H2 बना, वरना ओरिजिनली तो वो H2O था, ठीक है। H2O टूटा होगा H+ और O- में, ठीक है। OH तो जुड़ गया सोडियम के साथ और ये न्यूट्रल था जो कि जमा हो गया हमारे थर्ड कंटेनर में विच इज NaOH, ठीक है। और इसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते, ये सॉलिड है और इसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। बच गया दो गैस Cl2 एंड H2। एक तो गैस है, अब गैस है तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के आगे नहीं टिक पाए होंगे, टूट गए होंगे। तो टूटने के बाद H जब वो आयंस होंगे तब यहां पहुंचे होंगे, यानी जब यहां पे H2 गैस पहुंचा था तब कैसा था, तो H+ और H+ था। यहां पे क्लोरीन गैस जब पहुंचा था तो कैसा था, Cl- और Cl- था। और फिर यहां पहुंच जाने के बाद Cl- स्टेबल होने के लिए दूसरे Cl- के साथ कंबाइन हुआ और Cl2 गैस यहां पे डिपॉजिट हो गई। सिंपल। इस क्लोरो एल्कली प्रोसेस इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है, वो भी देख लीजिए, बहुत छोटा सा है। तो देखिए बच्चों क्लोरो एल्कली प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि ऐसा कंपाउंड जिसमें क्लोरीन हो और एक एल्कली हो, एल्कली यानी कि बेस, ठीक है, बना किससे होगा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, जिसे हम लोग एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सीजियम, फ्रेंजियम। तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को कहा जाएगा एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो क्या हो रहा था, अभी कॉस्टिक सोडा बनते वक्त आपका एक एल्कली कंपाउंड बन रहा था विच वाज योर NaOH, ठीक है, ये एल्कली है ना, ये ग्रुप 1 एलिमेंट का है, ऊपर से ये बेस भी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एल्कली है, एल्कली कंपाउंड दैट इज NaOH, ठीक है। और क्लोरो यानी कि क्लोरीन गैस तो बन ही रहा था Cl2। तो इन्हीं दोनों कंपाउंड के प्रेजेंट होने की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइसिस वाले प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है विच इज क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो आपसे कोई अगर पूछे कि विच इज द अदर नेम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH, ठीक है, अदर नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH विच इज कॉस्टिक सोडा, तो आप बोलेंगे क्लोरो एल्कली प्रोसेस। और नाम जानना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं आप, ठीक है। उसमें भी याद रखना है सारा का सारा वो डायग्राम कहां पे क्या बनेगा, कैथोड, एनोड और न्यूट्रल वाले पे क्या बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब हम फाइनली देख सकते हैं हमारे यूजेस, ठीक है, कॉस्टिक सोडा के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो बच्चों यूजेस में आपको बस 3 ही यूजेस जानना है, ठीक है। पहला यूज तो बहुत ही कॉमन यूज है, सबको याद हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है, सबने कपड़े पहने हैं, सबको कपड़े धोने होता है, ठीक है, कभी ना कभी तो मैले होंगे ही, ठीक। तो देखिए बच्चों पहला यूज जो इसका ये होता है, वॉशिंग क्लोथ्स में यूज आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स में क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका एक्चुअली इसको आप डायरेक्टली वॉशिंग क्लोथ्स में नहीं यूज करते हैं, इस कंपाउंड से जो आपका कंपाउंड बनेगा ना, ठीक है, वो कंपाउंड यूज हो सकता है वॉशिंग क्लोथ्स में, ठीक है। तो आप ऐसे मत कहिए, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग तो इसी से साफ करते हैं अपने कपड़ों को, सोप और डिटर्जेंट से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में खुद सोप या डिटर्जेंट नहीं है, पर सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, यानी इसका कहीं ना कहीं यूज है वॉशिंग क्लोथ्स में भी, ठीक है। डायरेक्टली यूज नहीं करेगा बट दूसरे कंपाउंड को बना देगा जो कि यूज हो सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स में, बिकॉज ये सोप और डिटर्जेंट को बना सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और है इसका यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस एंड ब्लीचेस। कोई दिक्कत नहीं। देखिए डाइस का मतलब होता है जो कलरिंग कंपाउंड्स होते हैं, कलर देने वाले कंपाउंड्स, ठीक है। आपके ड्रेस का कलर क्यों है, कोई ना कोई कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट किया होगा तभी तो कलर है, ठीक है। और ब्लीच का मतलब हुआ कि उसी कलर को हटाना, सफेद करना, ठीक है। आपने वहां पे भी देखा होगा पार्लर में फेस पे कुछ लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, वो लेयर हमारे नहीं, वो जो लेडीज होते हैं हमारे मदर या फिर आपकी बड़ी सिस्टर जो होंगी, जब वो पार्लर में जाते होंगे तो फिर उनके ऊपर से जो ब्लैक लेयर होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, उसे ब्लीचिंग कहते हैं। अब ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पता, आपको शायद पता होगा, ठीक है, पूछ लेना। तो उसमें ब्लीच किया जाता है, ठीक है, ऊपर से काले कलर का लेयर हटा करके स्किन को निखारा जाता है। कपड़ों में क्या करते हैं, दाग को हटा करके व्हाइट करते हैं, ठीक है, यानी ब्लीच का मतलब होता है सफेद करना। गूगल करके देखना, ब्लीचिंग स्टैंड्स फॉर सफेद करना, ठीक है, यानी कि व्हाइट करना, ठीक है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है आपका, दैट इज थर्ड यूजेस विच इज योर रिफाइनिंग ऑयल। अब सभी को पता है घर पे सबके तेल तो होगा ही,
ठीक है, तो उस तेल को रिफाइन करने के दौरान भी यूज किया गया होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना ही सेकंड कंपाउंड्स में, और आपको पढ़ना नहीं है। और एक छोटा सा और आपका एक पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा, कि इसमें से जो H2 और Cl2 निकलता है, क्या वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मतलब जब Cl2 और H2 चाहिए होगा तो क्या हम लोग यूज करेंगे इस प्रोसेस को? तो आप कहेंगे कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, एक तो आपको कॉस्टिक सोडा भी मिल जाएगा, H2 गैस भी मिल जाएगा, उसका भी यूज कभी कभी पूछ देता है। तो आई थिंक पता होगा कि H2 गैस को रॉकेट फ्यूल्स में यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और दूसरा है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस आपका इट कैन बी यूज्ड एज वाटर प्यूरिफायर्स। ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने में, मतलब वाटर में अगर आप क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, जैसे 1.5 ppm होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन उसका होता है, 1 मिलियन पार्ट में 15 पार्ट जो होगा 1 मिलियन का 15 पार्ट वो होगा क्लोरीन। ठीक है, बढ़ जाता है तो नुकसान भी करता है क्लोरीन, लेकिन आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह में क्लोरीन को डाला जाता है तो वो एक तरह से डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा पानी में। ठीक है, अब हमारा थर्ड कंपाउंड है विच इज योर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। फिर से इसमें भी ये एक्चुअली बहुत छोटा सेक्शन है। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत सिंपल भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका रिएक्शन, बट है आसान, चिंता मत करिए, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन से। ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे इसका सबसे पहले, उसमें भी बस एक ही मेथड है आपका। मेथड है बच्चों, आपको लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, COH2, और आपको इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करवाना है Cl2 गैस को। ठीक है, और ये कहां से मिलेगा? आपको पहले बताए थे ना, NaOH में दो गैसेस निकल रही थी NaOH के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ब्राइन से निकल रही थी ना आपके, ब्राइन के मतलब NaOH के मैन्युफैक्चरिंग में जब ब्राइन को कन्वर्ट किया जा रहा था NaOH Cl2 और H2 में, तो वहां पे Cl2 गैस रिलीज हुई थी, तो वहीं से Cl2 को लिया जाता है। ठीक है, यानी कि Cl2 सबसे पहले कहां से आया है? तो ये आपका आया है ब्राइन से। ठीक है, कहां से आया है Cl2? ब्राइन से। और एक और चीज बच्चों जान लीजिए कि Cl2 आपका जो है ना, उसको वो इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर लिखा हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट पे यूज होता है। ठीक है, तो एक और चीज आप जान गए कि Cl2 जो है वो एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट है, तो ये NaOH के प्रिपरेशन के दौरान भी आपको ब्लीचिंग एजेंट मिलता है। ठीक है, और वही ब्लीचिंग एजेंट आप यहां भी यूज करते हैं Cl2। तो Cl2 का प्रॉपर्टी आई थिंक याद हो गया होगा, विच एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट याद रहेगा ना, जो ब्लीच करवाने में हेल्प करता है। कैसे करेगा? अरे Cl2 ही होगा, जाएगा डस्ट पे अटैक करेगा, डस्ट को हटा देगा। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म तो देखना नहीं है, अभी छोटी क्लास है। तो सिंपल क्या है, Cl2 को ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, और ये मिलता कहां से हमको? वैसे तो बहुत जगह से मिल सकता है, लेकिन हम लोग इसको लेकर आते हैं ब्राइन को इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के। ठीक है, यानी कि NaOH के प्रोडक्शन के दौरान हमको मिलता है Cl2। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो होगा CaOCl2 प्लस, नॉट 2, दिस इज 3, ठीक है, प्लस H2O। सिंपल। ठीक है, और यही कंपाउंड हमको चाहिए था CaOCl2 विच इज नोन एज योर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास क्लोरीन है। अगर इसके पास क्लोरीन है तो क्लोरीन कैसा काम कर सकती है? ब्लीचिंग एजेंट के जैसा काम कर सकती है। मिला था ब्राइन से। तो हमको लगता है सबको समझ आ गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल, किस तरह से प्रिपरेशन हुआ। बस CaOH2 को क्लोरीन में से क्लोरीन गैस को पास करवाना है, आपका कंपाउंड्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या होता है। ठीक है, प्रिपरेशन तो बस एक ही मेथड था, पहले ही बता दिए थे। ठीक है, अब यूजेस में भी आपका जो पहला यूज है सबको अभी तक पता चल गया होगा देखकर ही कि ये किस में यूज हो सकता है। तो ब्लीचिंग एजेंट्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज हो सकता है ये। ठीक है, कहां पर यूज होगा तो आप थोड़ा जानना चाहे तो कॉटन को ब्लीच करने में यूज होता है, वुड पल्प को भी ब्लीच करने में यूज होता है। ठीक है, और ऐसी तमाम चीजों में, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, मतलब जहां भी आपका कॉटन वगैरह कपड़े ब्लीचिंग का काम चल रहा होगा वहां पर आप यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, दैट इज CaOCl2। तो आप इसे यूज करिए ब्लीचिंग एजेंट की तरह। फर्स्ट यूज क्लियर है?
सिंपल है। अब देखिए बच्चों, सेकंड वाला जो यूज है वो एकदम पिछले वाले से मिलता जुलता है, विच इज इट कैन बी यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ये वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। सिंपल। ठीक है, पिछला वाला भी यूज किया जा रहा था क्लोरीन, तो अब इसके पास अगर क्लोरीन है तो ये भी ब्लीच करेगा ही, क्लोरीन है तो ये भी वाटर को डिसइंफेक्ट करेगा ही। और थर्ड स्पेशल जो इसका है, जैसे पिछली बार स्पेशल था कॉस्टिक सोडा का कि वो रिफाइन करने के यूज आता था ऑयल को, इसका एक और थर्ड स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां पर आपको अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए, ठीक है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को CaOCl2 की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बस इतना ही है बच्चों। आपका जो थर्ड वाला कंपाउंड है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब फटाक से हम लोग आते हैं बच्चों, थर्ड कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये बेकिंग सोडा है तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बेक करने के काम आता होगा, बेकरीज में काम आता होगा। ठीक है, बेकरीज में तो काम आता है, साथ साथ खाना बनाने के भी काम आता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इस कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होगा। ठीक है, और ये आपको पहले भी बोले थे कि ये कंपाउंड बार बार आएगा, तो उस समय अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होगा बच्चों, तो ये थोड़ा लंबा है इसका रिएक्शन। ठीक है, काफी लंबा ही है, अभी आपको तो लंबा ही लगेगा। ठीक है, तो कोशिश करना याद कर समझने का। ठीक है, नहीं हो तो रटने का भी कोशिश करो, कैसे भी करो, याद तो करना ही है। ठीक है, शायद थोड़ा टफ लगे बट बच्चों इससे छोटा नहीं हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब देखिए प्रिपरेशन हो रहा है तो पहला कंपाउंड तो NaCl होगा। ठीक है, पहले ही बोले थे कि सोडियम वाले सारे कंपाउंड में NaCl आना जरूरी है। ठीक है, NaCl में बच्चों डाला जाएगा दो कॉमन कंपाउंड दैट इज CO2 और H2O। ठीक है, ये याद हो जाएगा, नहीं होगा ना, तीन तीन होगा, कोई नहीं, करना पड़ेगा। CO2 H2O तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, जब CO2H एक्चुअली इस कंपाउंड से याद कर लीजिए कि इस कंपाउंड में कोई भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे ना, टोटल 3 रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो बेकिंग पाउडर का हो, चाहे वो फूड में डायरेक्ट यूज का हो, चाहे उसका प्रिपरेशन का हो, सब में CO2 H2O तो आएगा ही आएगा। तो ये दोनों को तो आप याद कर ही लो फॉर बेकिंग सोडा। और NaCl होगा क्योंकि ये बना ही, मतलब कि NaCl में होता ही आपका मतलब NaCl से ही Na निकलेगा बेकिंग सोडा बनाने के लिए। ठीक है, और एक और स्पेशल कंपाउंड जो इसमें आपको याद रखना दैट इज योर NH3। ठीक है, NH3 क्या होता है, तो ये बच्चों आपका अमोनिया होता है। ठीक है, इसका भी आप बाद में पढ़ेंगे कि अमोनिया भी आपका मिलता है हैबर्स प्रोसेस से। ठीक है, तो अमोनिया आपको लेकर आना है कहीं से, कैसे आया कोई नहीं पूछेगा। तो ये 4 कंपाउंड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो आपका कंपाउंड जो होगा NaHCO3 आपको मिल जाएगा, दैट इज NaHCO3, वही होता है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और एक और चीज मिलेगा दैट इज योर NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बैलेंस करना है कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बट आई थिंक बैलेंस्ड ही है, जरूरत नहीं बैलेंस करने का। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स को जोड़ने के बाद हमको मिलता है दैट इज योर बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो प्रिपरेशन का एक ही तरीका है इसमें भी, और कोई फिजिकल मेथड है नहीं, वो तो सिर्फ आपका NaCl में ही था, बाकी में है ही नहीं, बाकी सब में केमिकल रिएक्शन ही है। और अच्छी बात यह है कि सब में एक ही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी बुरी बात है कि इसके जब आप यूजेस पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड सेक्शन है, प्रिपरेशन में भी बस इतना ही। ठीक है, और पढ़ना नहीं है। यूजेस में देखिए बच्चों, इसमें 2 और पढ़ना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले यूजेस से ही शुरू करते हैं। पहला यूज है बेटा कि इसको इन कुकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, कुकिंग में नाम से ही पता चल रहा है बेक है ना, तो बेक करना है, नहीं पकाना है तो यूज तो होगा ही। ठीक है, जैसे अभी आप पक रहे हो पढ़ के, तो वैसे ही खाने को भी पकाया जाता है। ठीक है, तो इन कुकिंग में भी बच्चों 2 मेथड है। पहला तो मेथड होता है खाना बनाते वक्त आप इसको डायरेक्ट यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट मतलब खाना बना रहे हैं, जैसे नमक छिड़क दिया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा को छिड़क दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, बेकिंग पाउडर अलग होता है बच्चों, अभी पढ़ेंगे सेकंड में। ठीक है, वो इनडायरेक्ट यूज होगा, तो फिलहाल डायरेक्ट है, आप इसको डायरेक्ट डालिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो होगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप डालेंगे दैट इज NaHCO3। अब जब खाने में डालेंगे तो बच्चों होगा क्या, ये हीट होगा।
ठीक है, क्या होगा, ये हीट होगा, खाना गर्म करके ही बनाते हैं ना। हीट होने के बाद क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बनेगा आपका Na2CO3। ये भी कंपाउंड पहले आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आपको शुरू में ही सिखाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नया नहीं है, सोडियम कार्बोनेट भी नया नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को अच्छे से देखी है, अच्छे से कंपाउंड्स याद किए हैं, तो यहाँ आपको बाकी बच्चों की तरह डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो देखे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सब कुछ एकदम लगेगा, कितनी सारी चीजें कैसे याद होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए आपको शुरू से धीरे धीरे याद करवाते हुए यहाँ तक आए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखे होते मेरे वीडियो देखे होंगे तो अभी तक आपको आधे चीजें 50% तो पहले से पता होंगी, ठीक है। तो देखिए वही चीज का फायदा उठाइए थोड़ा। इसके बाद बच्चों एक और चीज बोले थे कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा इस कंपाउंड में तो H2O और CO2 का बनना तो कंफर्म है ही, ठीक है। चाहे अगर वो पहले है तो बाद में नहीं होगा, पहले नहीं है तो बाद में होगा, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड तो रिपीट होंगे और बाकी हीट करने की वजह से हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही गया, ठीक है। बैलेंसिंग पे ध्यान मत दीजिए, बस अभी इतना ही पढ़िए, ठीक है। इस चैप्टर में बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। अब देखिए बच्चों, एक होता है इनडायरेक्ट यूज करना, दैट इज इनडायरेक्ट यूज करने का मतलब है बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज करना। बोले भी थे आपको ना कि एक और स्पेशल कंपाउंड हमको पढ़ना होगा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो इसको भी आप यूज करेंगे, ठीक है, बेकिंग पाउडर को। तो बच्चों फर्क क्या है डायरेक्ट यूज करने में, बेकिंग पाउडर की तरह यूज करने में, मतलब बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाते ही क्यों है, ठीक है। तो पहले तो ये पढ़ लीजिए कि बेकिंग पाउडर बना कैसे, ठीक है। तो उसमें भी क्या किया बच्चों, हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, NaHCO3 को, इसको हमने डाल दिया है ये वाले कंपाउंड को, बेकिंग सोडा को हमने डाला है टार्टारिक एसिड में। फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, ठीक है, टार्टारिक एसिड में, ठीक है। इतना ही जानना था आपको, टार्टारिक एसिड में इसलिए डाले ताकि वो H+ आयंस के साथ जुड़ सके, ठीक है। और जब ये जुड़ा तो क्या बना, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। चाहे वो Na2CO3 हो, चाहे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया गया है, बुक में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम सॉल्ट, ठीक है। आप समझ लो एक तरह से कि Na2CO3 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। रिलेट करते हुए चलो, क्या किया हमने, NaHCO3 को टार्टारिक एसिड में डाला, ठीक है। फॉर्मूला सिलेबस में है नहीं, अगर आप फिर भी जानना चाहो तो फॉर्मूला होता है C4H6 एंड O6, ठीक है। दिस इज टार्टारिक एसिड फॉर्मूला, दैट इज C4H6 एंड O6, ठीक है। टार्टारिक एसिड को हमने डाला है बेकिंग सोडा में तो बन गया हमारा सोडियम सॉल्ट। और देखिए बच्चों, सोडियम सॉल्ट के बाद एक और चीज बताए थे कि इस वाले टॉपिक में ही प्रोडक्ट में या फिर रिएक्टेंट में H2O CO2 तो आएगा ही आएगा, तो आप बाकी का बचा हुआ कंपाउंड में डाल सकते हैं H2O एंड CO2। शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देते हैं H2O प्लस CO2। सिंपल तो नहीं लगा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अब यही है बच्चों सच्चाई, करना तो पड़ेगा यार, ठीक है। बेकिंग पाउडर हमने क्या, पहले हम समझ रहे हैं कि हम बेकिंग पाउडर होता है क्या है। तो बेकिंग पाउडर होता है कि हमने लिया बेकिंग सोडा को, डाल दिया टार्टारिक एसिड में, उसमें से H+ आयन निकला, इसके साथ जुड़ा, इससे फायदा क्या हुआ, जुड़ने के बाद हमारे खाने का हो गया प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या होता है ना, बेकिंग सोडा का कुछ खास स्मेल नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन बेकिंग पाउडर बहुत ही प्लेजेंट स्मेल देता है, ठीक है। खुशबू आने लगती है खाने में से, ब्रेड वगैरह खाते हो खुशबू आती है ना, तो वो बेकिंग पाउडर है जो कि बना है बेकिंग सोडा से, जब हमने उसमें डाला है टार्टारिक एसिड या फिर कोई दूसरा एसिड भी जिसमें से कि H+ आयन निकलता हो और वो जुड़ जाता हो NaHCO3 के साथ। क्या मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में, इसीलिए नहीं बता रहे, ठीक है। फिर बनेगा क्या, तो एक सोडियम सॉल्ट बनेगा और H2O CO2 तो निकलना ही है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये इनडायरेक्ट यूज, हम मतलब डायरेक्ट यूज तो ये था, इनडायरेक्ट यूज बताया ही क्यों, तो इसका दो रीजन था। पहला तो ये कि डायरेक्ट यूज करने से स्मेल नहीं आती, ठीक है, मतलब स्मेल मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती, प्लेजेंट स्मेल, लेकिन इनडायरेक्ट यूज करने से इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर हमको प्लेजेंट स्मेल मिलती है। और दूसरा ये है कि हमारा जो ब्रेड रहता है ना वो स्पॉन्जी हो जाता है, ठीक है। स्पॉन्जी मतलब फूल जाता है, देखा है ना आपने, ब्रेड फूला हुआ रहता है, केक खाते हो ना फूला हुआ रहता है, दबाते हो तो पतला हो जाता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें ना जब आप बेकिंग पाउडर डालने के बाद हीट करते हो तो उसमें से जो CO2 निकल रहा होता है वो CO2 ट्रैप हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ये ब्रेड है, ठीक है, पहले छोटा था, फिर बाद में ओवन में डालने के बाद ये फूल गया बड़ा, सपोज करो, तो ये कैसे फूला, तो बेकिंग पाउडर होने की वजह से इसमें से CO2 गैसेस बाहर निकलना चाह रही होंगी, ठीक है। तो जब बाहर निकलेंगी CO2 तो इस सरफेस को बाहर को पुश करेंगी,
जैसे फुटबॉल में हवा भरते हो तो फुटबॉल ऐसे बड़ा हो जाता है ना, बिकॉज अंदर से हवा एयर निकल रहा होता है, तो यहाँ पर जो हवा निकलता है वो CO2 होता है, तो वो उसको खींच करके बाहर को ले आता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का नतीजा ये होता है कि एक तो इसका प्लेजेंट स्मेल हो जाएगा और दूसरा इसका खुशबू आने लगेगा। सिंपल, क्लियर है ये चीज बेकिंग पाउडर क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बबल्स ऑफ CO2 आर ट्रैप्ड इनसाइड द ब्रेड व्हिच आर टेकन इनसाइड द ओवन। ठीक है, एंड आल्सो प्लेजेंट स्मेल्स कम्स आउट। सिंपल हो गया, सिंपल तो नहीं लगा होगा पर आप नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा है तो। ओके, तो अब दो और आपके बच्चे हैं इसके यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस, बहुत सारे यूजेस में से। ठीक है, तो हम तो 3 ही देखते हैं यूजेस, या फिर 2 देखते हैं अगर कम होता है तो। ठीक है, तो इसका 2 यूज और है। एक तो ये है कि आप इसको यूज कर सकते हैं एज एंटासिड, ठीक है, या फिर कहिए एंटा एसिड। आप सभी को पता है एंटा एसिड का काम क्या होता है, तो खाना खा लेते हो यार, ठीक है ना, एंटा एसिड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक होने की वजह से NaHCO3 का हमारे पेट में जो एक्सेस HCl होता है, जिसे हम इंडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ये एंटा एसिड की तरह यूज हो सकता है। और थर्ड और लास्ट इसका इंपॉर्टेंस ये है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि ये यूज होता है एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये सबसे लंबा था, अब है तो है बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होगा। ठीक है, कब, जब आपका फायर लगेगा सोडा एसिड फायर तब। ठीक है, जब आपका सोडा एसिड फायर लगेगा तो यूज हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज फायर एक्सटिंग्विशर। बस यही 2 चीजें आपको जाननी है। ठीक है, और कोई यूज है नहीं। आप सोच रहे होंगे सोडा एसिड फायर क्या होता है, तो पहली बात आपके सिलेबस में ही नहीं है, बस आपको इतना ही जानना था कि सोडा एसिड फायर होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, बस इतना ही जानिए कि सोडा एसिड फायर कुछ होता है, उसमें यूज होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ना मैकेनिज्म है सिलेबस में, ना ही कुछ फोटोज है, ना कुछ एप्लीकेशंस है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। सिंपल। अब देखिए बच्चों, जो हमारा 5th कंपाउंड है विच इज सेकंड लास्ट कंपाउंड, वो है वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको तो बताने के पहले हम थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा में आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, ताकि समझना आपके लिए थोड़ा और इजी पड़ जाए। कुछ बेसिक सी चीजें आपको बताएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप समझिए हाइड्रस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हाइड्रस का सिंपल मतलब होता है कोई भी आपके पास एक कंपाउंड हो, जैसे मान लेते हैं हम A2B3। ठीक है, या फिर समझ लीजिए A2B3 क्यों, जैसे AXBY कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें क्षमता है कि वो अपने साथ कोई भी H2O को, ठीक है, क्रिस्टलाइज करके खुद के साथ जोड़ सके। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड था Na2CO3 में आपने क्या किया, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O दिए। ठीक है, और फिर ये क्रिस्टलाइज हो गया और बन गया मॉलिक्यूल हमारा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या कि 10 मॉलिक्यूल यहां पे जुड़ गए, यानी इसमें ऐसी पोटेंशियल थी कि ये वाटर को क्रिस्टलाइज करके खुद के साथ जोड़ सके। ठीक है, तो सिंपली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब वाटर क्रिस्टल्स के फॉर्म में किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए। ठीक है, वो भी फिक्स नंबर में। ठीक है, फिक्स नंबर जैसे है तो 10 मॉलिक्यूल है तो 10 ही है, मतलब अगर एक Na2CO3 मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, 2 होगा तो 20 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, 3 होगा तो 30 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रस कंपाउंड, जिसमें आपके H2O जोड़ने की अगर क्षमता है और उनके साथ जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रस कंपाउंड कहलाएगा। एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए जब आपका हाइड्रस, इसको हीट करने पर हाइड्रस कंपाउंड रिमूव हो जाए और आपको वापस से मिल जाए आपका इनिशियल कंपाउंड, तो वैसे कंपाउंड को बोला जाएगा एनहाइड्रस कंपाउंड्स। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग एनहाइड्रस कंपाउंड, दैट इज AXBY, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रस कब होगा, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो ऐड हो रहा होगा किसी एक कंपाउंड में, तब ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे हाइड्रस कंपाउंड्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, किसी को भी हाइड्रस करना क्या कहलाएगा, इसी प्रोसेस का नाम है, किसी को भी क्रिस्टलाइज करने का नाम, दैट इज रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा ये बेसिक चीज।
ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन का आप डेफिनेशन आपको आगे दिख रहा होगा अभी। ठीक है, क्या होता है ये? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, सिंपल। तो क्या मतलब हुआ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फिक्स्ड नंबर में जुड़े हुए हैं इस कंपाउंड के साथ, तो वही कहलाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए इसमें फिक्स है ना, Na2CO3 में कितने जुड़े हुए थे? 10 H2O के मॉलिक्यूल्स। तो क्या है यहाँ पर? 10 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और नेमिंग भी बहुत सिंपल होता है। जैसे अगर आपके पास 5 H2O होते तो आप कैसे नाम देते? सोडियम कार्बोनेट, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, 6 होते तो हेक्साहाइड्रेट, हाफ होते तो हेमीहाइड्रेट, ठीक है, 10 है तो डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इस तरह से नेमिंग होता है। तो हमको इसका सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ना है, ठीक है, और फिर पढ़ना है इसके यूजेस। और एक और चीज हम आपको बोलेंगे, अभी आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा था, जल्दी से खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ना, आप इसको बहुत ध्यान से एकदम याद करके रख लीजिए, बिकॉज ये ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जेईई में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब आप 11th क्लास पढ़ेंगे तो हम तब आपको याद जरूर दिलाएंगे कि ये वाला कंपाउंड इस दिन आया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, Na2CO3.10H2O, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज दिखाता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट में कुछ अलग अलग फर्क होता है, तो वो हम देखेंगे। ये बहुत स्पेशल कंपाउंड है, इसका ग्राफ तक आप ड्रॉ करने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तो अभी छोटा है लेकिन आप फिर भी इसको कहीं दिल के कोने में दबा के रख लो, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है। तो बच्चों देखिए, प्रिपरेशन तो सिंपल है, यही है इसका प्रिपरेशन, बहुत ही सिंपल। क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करवा देना है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसा करवाते वक्त बच्चों ज्यादा हीट नहीं करना होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि इतने ही टेम्परेचर पे करो, वो फिर से अभी नहीं है सिलेबस में। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि रिक्रिस्टलाइजेशन करवाया जा रहा है, यानी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को सोडियम कार्बोनेट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो हमारा कंपाउंड बन जा रहा है सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, जिसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसके यूजेस हम लोग फटाक से देख लेते हैं। 4 यूजेस है, लेकिन चारों बहुत ही सिंपल है, रटना नहीं पड़ेगा। पहला तो ये है कि इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास फैक्ट्री बनाते वक्त, ठीक है, उसी के साथ आपका पेपर फैक्ट्री बनाते वक्त भी यूज होता है। ठीक है, तो दो ही आपको अभी बुक में दिया हुआ है कि ग्लास और पेपर बनाने में इसका यूज होता है, बट और भी जगह पे, बहुत जगहों पे यूज होता है। फिलहाल जानिए कि ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, विच इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब सेकंड है बच्चों की ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स में यूज होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम नहीं बताने वाले, काम भी नहीं बताने वाले, बस इतना बताएंगे कि ये सोडियम से बनता है और इसमें 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लगे होते हैं। फॉर्मूला जानने का बहुत जल्दी है तो आप गूगल कर सकते हैं, बहुत ही लंबा फॉर्मूला है, आप खुद ही समझ जाएंगे। इतना बड़ा फॉर्मूला है कि याद होने नहीं वाला और करेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि फालतू टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, ये भले फ्यूचर में आएगा बट ये तो नहीं आएगा बोरेक्स, तो जानने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना जानिए कि बोरेक्स जो है वो सोडियम का कोई कंपाउंड है, जिसमें कि आपका H2O मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है आपका वो है, अब नाम ही है वॉशिंग, तो वॉशिंग कब होता है? या तो ब्लीच हो या तो साफ हो। ठीक है, तो इसे आप लोग यूज करते हैं एज क्लीनिजिंग एजेंट की तरह। चाहे ब्लीच करके साफ करना है तो ब्लीच करके साफ करिए। ठीक है, और वैसे ही आपको बस क्या करना है, डिटर्जेंट की तरह क्लीन करना है तो वैसे क्लीन करिए, जैसे करना है करिए, वॉश करना है वॉश करिए। मतलब हमारे घरेलू में भी आप यहां पर ये भी कह सकते हैं क्लीनिजिंग एजेंट इन होम पर्पस। ठीक है, घर में भी हमारा जो कपड़ा वपड़ा साफ होता है, यानी कि डिटर्जेंट वगैरह से जो यूज हो रहा है, वो सब में भी आपका वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, और भी कौन कौन होता है आपने पीछे पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है, तो उसी में से ये भी है बच्चों, क्लीनिजिंग एजेंट में ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, खराब गंदे कपड़ों को साफ करते वक्त, बर्तन भी साफ करते वक्त। ठीक है, विम बार सुना है ना आपने, उस सब में होता है आपका वॉशिंग सोडा। लेकिन सिर्फ यही होता है, ये बात गलत होगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होता, और भी चीजें होती है, बट उनमें से एक ये भी होता है। ठीक है, पूरा आपके सिलेबस में अभी है नहीं। और फोर्थ और लास्ट यूज स्पेशल जो आपको याद करना है, बाकी भले भूल जाओ बट इसे याद कर लेना। ठीक है, ये बच्चों बता रहे इंपॉर्टेंट है। इसको यूज किया जाता है टू रिमूव
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर अभी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि हार्ड वाटर का मतलब है उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, ठीक है, सॉल्ट्स मिले हुए हैं। ठीक है, हार्ड मतलब हुआ कि डेंसिटी ज्यादा होगा, सॉफ्ट मतलब है कि डेंसिटी कम होगा। हार्ड वाटर है तो डिटर्जेंट यूज करना होगा, सॉफ्ट वाटर है तो सोप यूज करना होगा। कुछ लोग आईसीएससी वाले पहले से पढ़ लिए होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े हैं आराम से बाद में पढ़ना ही है, अभी हटाइए। ठीक है, तो वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना, ये वैसा नहीं है कि क्लीन करना, ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्ट करना, ये अलग ही चीज है, ये पूरा लंबा टॉपिक है। इसको बताने लगे तो फिर से लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसको भी हटाते हैं हम लोग। बस इतना जानिए कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, सिंपल, 4 यूज हो गए, कंपाउंड खत्म, NaH Na2CO3.10H2O। अब हमारा लास्ट कंपाउंड है, दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नाम आपने पहले भी आई थिंक सुना होगा, ठीक है, हॉस्पिटल में यूज होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम ही है प्लास्टर, यानी कि हॉस्पिटल में तो यूज होगा ही। साथ ही साथ व्हाइट पुट्टी सीमेंट सुने हैं ना, वहां भी वही होता है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में भी यूज होते रहता है, तो आपने ये कॉमन लाइफ में सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और केमिकल फॉर्मूला आपको पहले याद करवा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सीधा आते हैं हम लोग प्रिपरेशन पे, हमारा ये ज्यादा लंबा नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब ये तो जानते हैं कि ये हाइड्रस सॉल्ट है क्योंकि इसके पास H2O जुड़ा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट नहीं, एक्चुअली हाइड्रस कंपाउंड है क्योंकि इसके पास H2O जुड़ा हुआ है, सबको पता है। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन जो है उसका कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आपको जिप्सम का फॉर्मूला याद करना है, दैट इज Ca2 नॉट CaSO4, सॉरी दिस इज CaSO4.2H2O, और इसको क्या बोला जाता था, तो ये होता था हमारा जिप्सम, सबको याद है। ठीक है, जिप्सम को क्या करना है बच्चों, अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हीट करना है। ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा CaSO4। कैसे बना होगा, हीट करने पे बनेगा। जब आपको ज्यादा हीट कर देंगे, किसको, जिप्सम को 100 डिग्री से ज्यादा पे हीट करेंगे तो ये CaSO4 में से H2O रिमूव हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये CaSO4 बन जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे जब CaSO4 में से, CaSO4 को जब आप 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, और फिर जो बनेगा वो कहलाएगा डेड बर्न्ड प्लास्टर, और ये आपका प्लास्टर की तरह बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, पाउडर पाउडर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लास्टर जैसे हार्ड हो जाता है ना, वैसा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं कि सारा पानी ना निकले, थोड़ा सा पानी निकले और थोड़ा बच जाए। तो क्या होगा, जब आप थोड़ा कम मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसमें से CaSO4 वैसे ही रहेगा, और पानी आधा मॉलिक्यूल, मतलब कि हाफ H2O बच जाएगा। आप बोलेंगे कि H2O आधा कैसे हो सकता है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 2 CaSO4 मॉलिक्यूल के साथ एक H2O जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, देख के लग रहा है ना कि 1.5 मॉलिक्यूल चले गए तो आधा मॉलिक्यूल बचा है H2O का। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ H2O तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आधा H2O कैसे हो सकता है, इसका ये मतलब हुआ कि जब एक CaSO4 है तो आधा H2O है। इसका मतलब जब ये 2 होगा तो ये डबल यानी कि 1 होगा, मतलब कि एक CaSO4 के साथ 2 H2O जुड़े हुए हैं, यहाँ पे H2O और एक यहाँ पे भी H2O जुड़ा हुआ है। समझे हाफ का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो हाफ का मतलब ये मत समझ लेना कि आधा H2O है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 2 CaSO4 के साथ, दैट इज CaSO4 के साथ एक H2O जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, CaSO4। ठीक है, 2 CaSO4 है और एक H2O है। ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्मूला। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं सिलेबस में, बट आप इतना ही समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और यही हमको चाहिए होता है। और जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा वाटर बचा हुआ जो था, दैट इज 1 होल नंबर 1/2 H2O, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और बन जाता है हमारा POP। आप बोलेंगे आपको कैसे पता 1 होल नंबर 1/2 है, तो सिंपल, 2 मॉलिक्यूल था, आधा निकला तो बचा कितना, 1.5। 2 में से आधा निकालेंगे तो बचेगा ना 1.5, यानी 1 और आधा। ठीक है, वही चीज है, सिंपल। अब देखिए बच्चों, अब आप जान चुके हैं ये कि ये भी हाइड्रस है, ये भी हाइड्रस है। ठीक है, और जब पूरा ही निकल जाएगा H2O तो बन जाएगा एनहाइड्रस। ठीक है, तो एनहाइड्रस तो हम लोग यूज करते नहीं है किसी चीज में,
लेकिन पीओपी का यूज हम लोग ऐसे करते हैं कि जिप्सम में से पहले हम लोग पीओपी बना लेते हैं, ठीक है। फिर अगर किसी का हाथ वगैरह फ्रैक्चर होता है, मतलब रिपोजिशन करना हो जब आपके बोन्स को, तब हम लोग क्या करते हैं, पीओपी तो आपका पाउडर सब्सटेंस होता है, इसमें हम लोग फिर से डालते हैं H2O को, यानी CaSO4 में हम लोग CaSO4 डॉट हाफ H2O में हम लोग फिर से डालते हैं वाटर को, और वाटर डालने के बाद इसको बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, पहले ही बताए थे, हल्का सा आप इसको नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे, अपने आप वो सूख। पहले आपने देखा होगा प्लास्टर जब गीला होता है तो बहुत नरम होता है, इजी टू मूव होता है, लेकिन जब वो सूखता है तो क्या होता है, जो आपने पानी ऐड किया होता है पीओपी में ऊपर से, यानी पहले तो वो ऐसा था, आपने जो पानी डाला जब तक वो नहीं सूखा था तब तक तो वो नरम था, लेकिन जब सूख गया तो वही प्लास्टर आपका हार्ड हो गया, ठीक है। वही प्लास्टर आपका हार्ड हो जाएगा तो फिर से वो बन जाएगा CaSO4.2H2O। तो एक्चुअली बच्चों ये चीज होता है जब आपके वो हाथों पे प्लास्टर चलता है, ठीक है। सिंपल, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब थोड़े सी, अब इसका लास्ट मतलब चैप्टर का ही लास्ट खत्म करते हैं थ्योरी, इससे ज्यादा नहीं है। अब यूजेस बचा है पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहला यूसेज तो सभी को पता है कि हॉस्पिटल्स में यूज होगा, ठीक है। कब यूज करेंगे हॉस्पिटल्स में, जब फ्रैक्चर होगा किसी को, ठीक है, तो फ्रैक्चर रिकवरी के वक्त यूज होता है टू रिपोजिशन। रिपोजिशन मतलब हड्डी हिल जाते हैं ना, यहाँ के वहां हो जाता है, तो उसको रिपोजिशन किया जाता है 2 महीना या फिर 1 महीने तक, ठीक है। तो हड्डी वापस से अपनी जगह को ले लेती है, ठीक है, रिपोजिशन हो जाती है। तो फ्रैक्चर रिकवरी टू रिपोजिशन फॉर रिपोजिशन ऑफ बोन्स, ठीक है, हड्डियों को रिपोजिशन करने के लिए यूज होता है हॉस्पिटल्स में। सेकेंड है बच्चों देखिए, टू फिल गैप्स, ठीक है। कहां पे गैप्स फिल करना है, मार्बल लगाया, मार्बल के बीच में मान लीजिए जगह बच जाता है ना, 2 मार्बल या फिर टाइल्स साथ में लगते हैं, तो उन गैप्स को भरने में, केमिस्ट्री लैब में कहीं पे गैप हो गया है, ठीक है, कुछ करते वक्त, तो वहां पे भी अगर आपको प्लेन सरफेस करना है तो पीओपी यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड है पीओपी यूज करने के लिए, जो टेक्निकल काम करते हैं हम लोग तो पढ़ते हैं, हमारे लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये फिल गैप फिल करने के काम होता है कहां पर, जब मार्बल या फिर टाइल्स को सेट किया जाता है, ठीक है, ठीक है, सिंपल। और थर्ड यूज आप लिख सकते हैं बच्चों, जब आप टॉयज को बनाते हैं, तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, मतलब कि आपके पीओपी से टॉयज भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पीओपी के टॉयज भी होते हैं, कैसे होते हैं हम भी नहीं देखे, बट बनाए जा सकते हैं। सिंपल है, ले लो आप, प्लास्टर जैसे था ना वैसे ही ले लो, आप बना लो जिस शेप में आपको बनाना है। मान लो आपने बॉल बनाया, फिर बॉल को बाहर से कलर कर दिया, सब सोचेंगे क्रिकेट बॉल है, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो वैसे करके आप बना सकते हो टॉयज, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में डीपीपी। तो तब तक के लिए गुड बाय, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, ठीक है, दोबारा मिलते हैं।